नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर है जो अभी आगे चल सकते हैं और उसके अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों को एक परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो आप लोगों को पहले उसका सेक्टर समझना पड़ेगा कि क्या वो सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, और उसके अंदर से आपको स्टॉक निकालने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आपका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सारे सेक्टर्स को ढूंढेंगे और ट्राई करने की मतलब सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर पे और स्टॉक्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो देखो, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये निफ्टी का डेली मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज खराब क्या हुई है जो अभी तक फिलहाल है, और आज मैं 29 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने अपने प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक किया है, जो एक अच्छी बात नहीं है, विच इज 24,750। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने संडे वाले वीडियो में भी बोला था। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो निफ्टी का एक बड़ा रेंज था हाई से लेके लो तक का, वहां पे निफ्टी लास्ट तीन दो दो हफ्ते में आप ये यहाँ डोजी बनाया था, बट लास्ट वीक में निफ्टी ने बहुत ही बड़े रेड कैंडल के साथ और नेगेटिव कैंडल के साथ एक ब्रेकडाउन दिया था। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर हुआ था, बट पॉइंट ये है कि अभी निफ्टी का जो पहले सपोर्ट था वो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, विच इज 24,750। अगर निफ्टी 24,750 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई निफ्टी में जो ब्रेकडाउन हुआ था वो अभी फेल हो गया है। अदरवाइज 24,750 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और आप डेली टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। आज इनफैक्ट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन निफ्टी ऑलमोस्ट 0.5% चला, बट बैंक निफ्टी ने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है, ऑलमोस्ट 2% से भी ज्यादा बैंक निफ्टी चला। तो अभी निफ्टी में सीधी सिंपल बात है कि अभी निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस 24,750 है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो निफ्टी 25,200 के पास आ सकता है। अभी इसके लिए एक दो दिन बाकी है, वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का और उसके बाद सारे सेक्टर्स और फिर स्टॉक्स के ऊपर भी जाते हैं हम लोग। तो देखो, बैंक निफ्टी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी से एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लास्ट मंथ के लो के पास नहीं, अभी लास्ट मंथ के लो से बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है। मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ गिरा तो था, बट निफ्टी से फास्ट इसने रिकवर भी किया है। तो बैंक निफ्टी अभी एक अच्छे, आप बोल सकते हो कि ना पॉजिटिव ना साइडवेज, बट अभी फिलहाल एक ठीक ठाक जोन में चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में फंस गया है। अभी देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखने के लिए ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी रिसेंटली संडे वाले वीडियो में ये बोला था कि बैंक निफ्टी के अच्छा फॉल आने के बाद यहाँ पे एक बॉटम बना था और दूसरा बॉटम यहाँ पे बना था। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और बैंक निफ्टी ऊपर गया भी है। अभी देखो, बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बनता है जो एक तरीके से हमारा गैप भी है। और आप यहाँ पे देखो, ये जो हाई है वो 52,580 और 52,820 का है। अगर बैंक निफ्टी ये हाई को भी क्रॉस कर देता है, अभी आज तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर आया था, 2% जितना, बट अगर वेनसडे को, मैं आज मतलब 29 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो देख रहे हो 30 तारीख को, तो अगर आज बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करके बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देता है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी फिर से हाई मारेगा। बिकॉज अगर आप ये डबल बॉटम का रेंज कैलकुलेट करते हो और उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दोगे तो देखो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जा रहा है। तो एक हिसाब से ये हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पे आके नीचे गिरने के लिए ज्यादा, मतलब अगर वहां पे एक खराब कैंडल आया तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। बट फिलहाल कैंडल देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, जो भी होगा वो हम लोग आज देख लेंगे। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को इंडेक्स का एनालिसिस बता दिया कि इंडेक्स क्या लग रहा है, दोनों इंडेक्स मेजर जिसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे सेक्टर्स को एक बार चेक करते हैं, और सारे सेक्टर्स चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, जिसे मैं स्ट्रॉन्ग और फ्रेश का कॉन्सेप्ट बोलता हूं। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मार्केट में है ना, दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, मैं सिर्फ बाइंग साइड की बात कर रहा हूं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं फ्रेश बाय। अब फ्रेश बाय में क्या है
कि आपके पास अपसाइड में ट्रेड करने की, प्रॉफिट लेने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है क्योंकि वो फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि समझो उसने 100 रुपए पे ब्रेकआउट दिया होगा और अभी वो 150 200 के आसपास चल रहा है पर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना बढ़ गया तो अभी ये गिरेगा, शायद स्ट्रॉन्ग ही होगा। बट स्ट्रॉन्ग में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बैठेगा नहीं, आप ऑलरेडी वो स्टॉक में आने के लिए लेट हो गए हो, तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को फ्रेश और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। समझो यहाँ पे कोई स्टॉक आया और यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और आपका ध्यान ब्रेकआउट के टाइम पे ही है, तो मैं उसे फ्रेश बोलूंगा। और अगर समझो वो ब्रेकआउट करने के बाद इतना ऊपर चल रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर ही चल रहा है, तो एक तरीके से ये लेवल पे भी वो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है पर वो फ्रेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और जो स्टॉक में बड़ी गेम थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर फ्रेश बाय बन रहा है और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी वीक हो रहा है जिसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो पहला तो ये निफ्टी 100 है। अभी देखो अगर आप निफ्टी 100 पे ध्यान दोगे ना, मैं वीकली टाइम फ्रेम का ही चार्ट फिलहाल आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसने जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे किया था 18,000 और 19,000 के आसपास। उसके बाद ये सेक्टर 28,000 हो गया था और अभी तक का सबसे ज्यादा जो कंटिन्यूसली फॉल हुआ है वो अभी रिसेंट वीक्स में हुआ है। तो मैं ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग एक तरीके से था, पर मैं इसमें अभी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से अभी एक तरीके से वीक हो रहा है, तो ये मेरे लिए जरा भी अच्छा नहीं है। निफ्टी 200 को भी मैं वही कैटेगरी रखूंगा, निफ्टी 500 को भी मैं वही रखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन 16,000 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था, 16,000 से 25,000 तक ये नॉन स्टॉप चला था। इनफैक्ट आप अगर इलेक्शन वाला कैंडल भी देखोगे ना, तो वो कैंडल गिरा तो था बट सिंगल कैंडल में ही रिकवरी आई थी। बट अभी जो रिसेंटली ये सेक्टर में कंटिन्यूसली बड़े बड़े रेड कैंडल आए हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। तो ये स्ट्रांग था पर अभी एक तरीके से वीक हो गया है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो में भी अभी देखो आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ क्लियर पिक्चर कि निफ्टी ऑटो ने भी 12,000 के आसपास ब्रेकआउट दिया था। ये देखो अब 12,000 के आसपास इसका ब्रेकआउट आया था और वो भी 2018 के बाद आया था। और 12,000 के ब्रेकआउट के बाद ये सेक्टर नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 28,000 तक गया था। अभी यहाँ पे देखो ये सेक्टर ने रिसेंटली जो अपना स्विंग लो था ना वो ब्रेक किया है और वो भी बैक टू बैक बड़े रेड कैंडल से, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन नहीं है। अभी देखो ये सेक्टर में क्या हो सकता है, ये सेक्टर अभी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है या फिर ये सेक्टर अभी मार्केट में अंडर परफॉर्म करेगा। और मेरे हिसाब से आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी ये सेक्टर मार्केट से अंडर परफॉर्म किया था। इसका मतलब ये है कि मार्केट तो चला बट ये सेक्टर कुछ खास चला नहीं, तो ये सेक्टर मेरे रेडार से तो बाहर ही चला जाएगा। अब देखो आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करने की प्लानिंग करते हो और आप ऐसे पहले सेक्टर को सिलेक्ट कर लोगे और फिर स्टॉक्स को देखोगे, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आप फिर जो भी स्टॉक पे आओगे ये सारी चीज करने के बाद वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी कमोडिटी। देखो ये सेक्टर भी एक तरीके से खराब हो गया है, ये भी एक अच्छी ट्रेंड में चल रहा था पर रिसेंटली इसने भी अपना एक ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। अगर आप निफ्टी कंजम्पशन देखोगे तो मैं इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सेक्टर था बट अभी वीक हुआ है। एनर्जी सेक्टर, इस पे तो मैं ज़रा भी ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इसने एक तरीके से ऊपर ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया और फिर एक बड़ा फॉल आया है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर को देखोगे ना, तो ये सेक्टर ना पहले स्ट्रॉन्ग था ना पहले वीक था। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कुछ ज़्यादा चला भी नहीं है। आप यहाँ से देखो 19,500 से ये सेक्टर 24,000 हुआ है, पर जितने दूसरे सेक्टर ज़्यादा चले हैं ना ये चला भी नहीं था और अभी ये ज़्यादा खराब भी नहीं हुआ है। आप एफएमसीजी सेक्टर को देखोगे तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देने की कोशिश करो, एफएमसीजी मेरे हिसाब से हर बार एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। एफएमसीजी सेक्टर में मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। मेरे बहुत कम ट्रेड एफएमसीजी सेक्टर में होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 58,000 के आसपास और बिकॉज ऑफ बैक टू बैक बैड रिजल्ट सारे कंपनीज के आए, उसके वजह से फिर से ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास आया है। तो अगर एफएमसीजी में आपको ध्यान देना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मैं इसमें ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा, बट कोई भी एक अच्छा स्टॉक अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पे आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी आईटी, अब देखो
अब तक मैंने आप लोगों को जितने भी सेक्टर बताए ना, उसमें से फ्रेश ब्रेकआउट वाला सेक्टर सिर्फ फिलहाल निफ्टी आईटी है। और वो क्यों, वो सिंपल यहाँ पे है। देखो 2021 और 2022 जैन में इसका यहाँ पे टॉप बना था। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था फरवरी 2024 में, और फाइनल जो ब्रेकआउट हुआ है वो अभी जुलाई मंथ में ही हुआ है। तो ये सेक्टर ने भी 3-4 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, और वो 39,500 के आसपास दिया है। अगर आप रेंज कैलकुलेशन करते हो तो ये सेक्टर का टारगेट 52,700 तक का आ रहा है, और अभी ये 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी आईटी डेफिनेटली मेरी वॉच लिस्ट की प्रायोरिटी में अभी रहेगा, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों को एक अच्छी फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मार्केट में फिलहाल दूसरे सेक्टर्स में नहीं दिख रही है। आप मीडिया को देखो, ये सेक्टर वैसे भी साइडवेज टू नेगेटिव था, और अभी भी वही है। मेटल सेक्टर एक बहुत बड़े एरिया में अटक गया है। मेटल सेक्टर फ्रेश ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा चला, और इसने जो इलेक्शन रिजल्ट के टाइम का हाई मारा था, मतलब एग्जिट पोल का हाई और इलेक्शन का लो, ये फिलहाल वो लेवल के बीच में अटक गया है। अगर ये लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो ही मेटल सेक्टर में आगे कुछ हो सकता है। फिलहाल मेरे लिए मेटल सेक्टर में भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नहीं देना चाहिए। देखो, अगर आप किसी साइडवेज सेक्टर में या किसी नेगेटिव सेक्टर में कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे ना, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होगे। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ट्रेड करोगे तो चांसेस हाई हो जाएंगे आपके प्रॉफिट करने के और आपके ट्रेड राइट जाने के। अभी हम लोग आते हैं मिड कैप वाले सेक्टर पे। ये भी फिलहाल मेरे लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये भी एक अच्छी रैली देने के बाद फिलहाल आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रांग है, पर मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। निफ्टी एमएनसी, देखो ये सेक्टर अच्छा था, बट फिलहाल ये जो बैक टू बैक बड़े ग्रेड कैंडल आए उसके वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा। फार्मा सेक्टर, अभी जितने भी आप लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे जो अभी वीक हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आप फार्मा देखोगे ना, तो फार्मा इतना नहीं गिरा है। तो एक हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि फार्मा गिरने में भी कम गिरा है। तो फार्मा भी एक तरीके से आउट परफॉर्मर है मार्केट में। और इसके अंदर अभी जो भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है उस पर आपको ध्यान देना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आईटी सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, और दूसरा फार्मा। पीएससी सेक्टर मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसने भी एक अच्छी रैली देने के बाद अभी इसने अच्छा एक सेल ऑफ आया है। पीएसयू बैंक, ये एक सेक्टर है जहां पे मेरा माइंड थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब देखो, इसने 2010 का ब्रेकआउट रिसेंटली 5,300 के आसपास किया था, और वो 2000 अभी रिसेंटली एक साल पहले की बात है। तो 5,400 से ये सेक्टर ऑलमोस्ट 8,000 गया था, फिर वापस से नीचे आया, और अभी यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे दूसरे स्टॉक देखोगे जो पीएसयू बैंक के हैं, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सेक्टर को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट इसको मैं एक तरीके से लो रिस्क ट्रेड बोल सकता हूँ। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में आईटी, फिर फार्मा, और सबसे लास्ट में मैं पीएसयू बैंक में ध्यान दूंगा, और वो भी लो रिस्क के हिसाब से। कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है, अगर कोई लो रिस्क सेटअप होगा तो हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे ये रियलिटी सेक्टर, तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि कोई ज्यादा अच्छा चांस नहीं है, ये भी वीक हो रहा है। सर्विस सेक्टर ये ओके ओके है। सीपीएसई सेक्टर, इस पे मैं ज़्यादा भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी वीक हो रहा है। निफ्टी के बारे में हमने बात कर दी, निफ्टी मिड कैप फिलहाल ठीक है पर स्ट्रांग है। प्राइवेट बैंक भी अगेन ओके ओके है। स्मॉल कैप 250 भी वीक हो रहा है, स्मॉल कैप 50 भी वीक हो रहा है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा था, बट अभी फिलहाल खराब हो गया है। तो देखो, ये था हमारा पूरा सेक्टर एनालिसिस। अभी ये सेक्टर एनालिसिस करने से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास अभी कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे मुझे ध्यान देना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आया आईटी, दूसरा आया फार्मा, और तीसरा जो सेक्टर हमारा बना है लो रिस्क बाय सेटअप के हिसाब से, वो बना है पीएसयू बैंक। तो अभी देखो, मैं पहले आप लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में बोलता हूं। तो आईटी सेक्टर में एक जो स्टॉक है जिस पे मेरा ध्यान है, जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, वो है एलटीटीएस। और इसका जो मेन ब्रेकआउट है वो 5,960 के बाद होगा, मतलब 5,960 के बाद। तो यहाँ पे मैं ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। दूसरा एक जो स्टॉक है जो फिलहाल आईटी में स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो, दैट इज टेक महिंद्रा। और इसको मैं 1100 से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 1700 तक आ गया है।
और ये भी अपना 1840 ब्रेक करेगा, तो ये भी स्टॉक आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को कोफोर्ज में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कोफोर्ज एक तरीके से आईटी में अभी सबसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कोफोर्ज में आपका ध्यान रहना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी फार्मा में फिलहाल मेरा जो ध्यान है ना वो सिर्फ एक ही स्टॉक पे है, और वो है लुपिन। आप लुपिन का पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो। इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया था 2015 का, ये हुआ था 2129 के आसपास। अब ये स्टॉक एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग धीरे धीरे बन रहा है। अगर फार्मा आउट परफॉर्म करेगा तो मेरी टॉप प्रायोरिटी में और मेरे वॉच लिस्ट में लुपिन है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप एक बार ग्लेनमार्क को भी देख सकते हो। बट ग्लेनमार्क का जो ट्रेड शुरू हुआ था ना, फ्रेश ट्रेड, वो शुरू हुआ था 1260 से। अभी अगर आप ग्लेनमार्क में देखोगे तो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ग्लेनमार्क को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाकी फ्रेश के हिसाब से मेरे लिए लुपिन सबसे बेस्ट कैटेगरी में है। अभी मैं आता हूं हमारे लो रिस्क वाले सेक्टर पे, जो है पीएसयू बैंक सेक्टर। और उसमें मेरे पास दो ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मेरा पर्सनल ध्यान है लो रिस्क बाइंग के हिसाब से। सबसे पहले तो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखोगे, पहले मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का दिखा देता हूं। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 2010 और 2015 का लेवल ब्रेक किया था 228 के आसपास, और ये ब्रेकआउट हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद ये स्टॉक 230 रुपए से ऑलमोस्ट 300 रुपए तक गया था। बट कुछ टाइम से ये स्टॉक और ये सेक्टर इतने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अभी आप यहाँ पे देखो कि अपने एक सपोर्ट के पास कंटिन्यूसली बेस बनाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर जा रहा है। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा लेना चाहते हो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 220 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अपसाइड है वो 300 से लेके 350 तक का अपसाइड देख सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट एक लो रिस्क के हिसाब से। और आप और एक स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वही है। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और पीएनबी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक रिवर्सल ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में ध्यान दे सकते हो। बट अगेन ये लो रिस्क सेटअप है, यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है नहीं। जबकि आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर फिलहाल कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो ये था मेरा पूरा सेक्टर एनालिसिस। देखो अभी जब भी मार्केट खराब होता है ना, तो आपके बहुत सारे सेक्टर्स वीक होते जाते हैं। बट फिर भी मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, और वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब रिवर्स होगा तो यही सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। और एक आप लोगों को मैं बोनस देता हूँ, आप इंश्योरेंस सेक्टर को भी देख सकते हो। अभी वो सेक्टर कोई लिस्टेड नहीं है उसका एक्सचेंज, पर मैं आपको उसमें दो स्टॉक बता सकता हूँ। एक है हमारा आईसीआईसीआई प्रू, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट संडे के वीडियो में भी शेयर किया था। और एक स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। आप ये दोनों स्टॉक को देखो, इतने मार्केट करेक्शन में भी ये दोनों स्टॉक, एक आईसीआईसीआई प्रू तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जबकि एचडीएफसी लाइफ अभी ऑल टाइम हाई के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। आपके नज़र में अगर इंश्योरेंस रिलेटेड कोई दूसरा स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना नीचे। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी आने वाले एक दो दिन में दिवाली आने वाली है, तो आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और अगर आप लोगों को ऐसे ही और सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप हमारा 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे हम लोग हर महीने में 2 से 3 बार ऐसा पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अभी कौन से सेक्टर पे और कौन से स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं विश करता हूँ कि आप लोगों का आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, और आप बहुत अच्छा काम करो, आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा ग्रो करे, और मेरा भी ग्रो करे, क्योंकि सब मिलके ही ग्रो करेंगे तो मज़ा आएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग ऑलमोस्ट 3 लाख के पास पहुंच गए हैं। तो अगर ये दिवाली में हमारे 3 लाख हो जाएंगे तो एक तरीके से ये मुझे खुद मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि अभी हमारी फैमिली 3 लाख की हो गई है। तो बस
मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।